अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ा अहम टॉपिक जो 2 सेशन के तौर पर आपके सामने मुकम्मल हुआ वो था तरबियत औलाद। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दीनी एतबार से जाना कि तरबियत औलाद क्या है, कुरान और हदीस के सिलसिले में हमसे क्या मुतालबा करते हैं, उन चीज़ों का तज़किरा आपके सामने आया। अब इसके पिछला जो हफ्ता गुजरा जब हमने आखिरी दर्स दिया था तरबियत औलाद का, उसमें मैंने तरबियत औलाद को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। 3 उम्र के एतबार से बच्चों को तकसीम किया गया था, एक टॉडलर्स, एक मिड स्कूलर्स और एक टीनेजर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू का जो मौजू अभी चल रहा है वो शुरुआत वाले 2 मरहले हैं जो तकरीबन 11 साल की उम्र तक का जिनका ताल्लुक़ होता है। उनके बारे में जब हमने बातें शुरू की तो मैंने तकरीबन 4 पॉइंट आपको बताए थे। अब आज पॉइंट नंबर 5, तरबियत औलाद का हमारा ये सिलसिला अल्लाह ने चाहा तो अगले दर्स तक चलेगा, अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। पॉइंट नंबर 5, फोकसिंग ऑन पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। सही पर ध्यान देना, गलत को कम ध्यान देना। एक हमारी अजीब सोच होती है कि हम बच्चों की गलतियों को ज़्यादा देखते हैं, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते, उनके अच्छे कामों को नहीं देख पाते। गलती अगर उनसे ज़रा सी हो जाए, हमारी नज़र बराबर, फोकस हमारा बराबर उनकी गलतियों पर होता है। ये तरबियत औलाद में एक रुकावट है कि आप उनके पॉजिटिव पर फोकस ना करें, सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करें। इससे बच्चे की तरबियत में असर पड़ता है, उसके आगे बढ़ने में असर पड़ता है, उसकी आपकी मोहब्बत में कमज़ोरी आती है, आपके रिश्ते में कमज़ोरी आती है अगर आप बराबर सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान दें, अच्छाइयों पर ध्यान ना दें। जैसे कई मरतबा होता है घरों में, बच्चे छोटे हैं, उनकी गलतियां बार बार हमारे सामने बयान की जाती है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, पॉजिटिव बयान नहीं किया जाता। एक वक्त ये आता है कि बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हमसे हो जाता है कि हमारी अच्छाई कभी देखते ही नहीं, इन्हें सिर्फ हमारी बुराई नज़र आती है। और एक वक्त ये आता है कि बच्चा आपसे दूर हो जाता है। इसलिए तरबियत औलाद का एक बुनियादी उसूल ये भी है कि पॉजिटिव पर फोकस किया जाए, ना कि सिर्फ हमेशा नेगेटिव को देखा जाए। जितना मुमकिन हो उसकी अच्छाई, उसकी भलाइयों को देखें और उसकी बुराइयों को इग्नोर करने की कोशिश करें। उसका मतलब ये नहीं कि टोटल बुराइयों को आप छोड़ दें, उसे भी देखें, लेकिन जितना ज़्यादा मुमकिन हो पॉजिटिव को देखने की कोशिश की जाए, उसकी भलाइयों को देखने की कोशिश की जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तरबियत का अगर ये उसूल अपनाया गया तो हम बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर फ्यूचर दे पाएंगे इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 6, डोंट लेबल द चाइल्ड। बच्चे को कोई खास लकब ना दें, कोई खास नाम ना दें, लकब ना दें। हमारे यहां पर जैसा होता है, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को बार बार हम सबके सामने कहते हैं बहुत शर्मीला है, बहुत शर्मीला है, बहुत शर्मीला है, बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल लेजी है, काम नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, बेवकूफ़ है। बार बार अगर बच्चे को आप एक लेबल देंगे तो बच्चा उस लेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बना लेता है। उसे जब ये यकीन हो जाता है कि मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा हैं, पूरी महफिल में रिश्तेदारों ने, सबने इस बात को जान लिया कि मैं शर्मीला हूँ, तो मेरे अंदर डेयरिंग कभी नहीं आएगी, हक बोलने का जज्बा नहीं आएगा, आगे बढ़ने की ताकत नहीं आएगी। अगर मुझे लेजी बार 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 लेजी कह दिया गया कि बिल्कुल थका हुआ है, कुछ नहीं कर पाता है, तो वो चाहकर भी अपने अंदर एनर्जी पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई लेबल ना दे, जो उनका नाम है नाम से पुकारें, कमियां हैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, पर उसका लकब ना बनाए, उसका नाम ना बनाए। साहब ये तो बड़ा शर्मीला है, हमारा बच्चा बड़ा शर्मीला है, हमारा बच्चा बिल्कुल थका हुआ है, हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं पाता है। नहीं, कभी लेबल ना दे बच्चे को, बल्कि उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसे एक नाम, एक लकब ऐसा दे दे कि उस लकब के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बनाए, उस लकब के मुताबिक वो अपने आप को ढाल ले। इसलिए बच्चे को कभी भी कोई लेबल नहीं देना चाहिए।
अवॉइड ब्राइब्स, गिव रिवॉर्ड्स। रिश्वत ना दे, बच्चों को इनाम दे। रिश्वत ना दे, इनाम दे। जैसे बच्चे ने कोई बहुत अच्छा काम किया, आप उसके काम से खुश हो गए, तो काम करने के बाद उसे इनाम दे कि आपने ये किया, लो मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूं, आपने ये किया, लो मैं आपको इनाम दे रहा हूं। ये सिस्टम ना रखा जाए कि अगर ये करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, अगर ये करोगे तो मैं आपको घुमाने लेकर जाऊंगा। ये रिश्वत हो गई, तो बच्चा उसका आदी हो जाता है। अब उसको ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक आप उससे कोई रिश्वत का वादा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक रिश्वत का वादा नहीं करेंगे बच्चा कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप रिश्वत ना दें, बल्कि उसे इनाम दे, इनाम देने वाले बने। अच्छा किया, कोई वादा नहीं पहले से, अच्छा किया, उसे ये इनाम आपने लाकर दे दिया, तोहफा लाकर दे दिया, कोई भी चीज लाकर दे दी, साइकिल लाकर दे दी, कोई भी गिफ्ट दे दिया, इनाम दे दिया। पर रिश्वत देने वाला सिस्टम ना बनाए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ये दूंगा। तो उससे बच्चे में ऐसी आदत हो जाती है, ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है कि बराबर वो अपने आप को इन चीजों का आदी बनाता है कि जब तक मुझसे कोई पहले से वादा नहीं किया जाएगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। और ये चीजें उसे आगे चलकर तकलीफ देती हैं, एक उम्र के बाद तकलीफ देती हैं। एक उम्र के बाद वो परेशान होने लगता है, एक उम्र के बाद वो अपनी आदतों के अंदर इतना ज्यादा ढल जाता है कि वो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता, वो उससे बाहर आने की भी कोशिश नहीं करता। इसलिए बच्चों को कभी भी रिश्वत ना दें, बल्कि इनाम दें। बाद में जब काम मुकम्मल हो जाए तब इनाम चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। लेकिन अगर पहले से वादे करने की आदत डाल लेंगे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऑफिस आप तब तक नहीं जा सकते जब तक उन्हें घुमा कर ना ले आओ, उन्हें चॉकलेट ना दिला दो। अब ये आदतें आगे चलकर जिद बन जाती, बच्चों को इससे तकलीफ होती है, बच्चा इससे पीछे रह जाता है, बच्चा इससे तकलीफ और परेशानियों में घिर जाता है। इसलिए कभी भी बच्चों को ऐसी रिश्वतों की आदतें ना डालें। पॉइंट नंबर 8, डोंट डू एवरीथिंग फॉर देम। बच्चों के सारे काम खुद ना करें, आप खुद उनके सारे काम ना करें, उन्हें खुद कफील बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें अपने काम खुद करने वाला बनाएं। या आप भी अगर कोई काम उन्हें दे रहे हैं, चाहे वो गलत भी करे, उसे खुद करने दें। हमारे यहाँ क्या होती है, माँ बाप की आदत, बच्चे को एक काम दिया, चलो बेटा ये करो, अब वो कर ही रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कर ही रहा है, आपको लगा मेरे जैसा परफेक्ट नहीं कर रहा है, काम छीना और खुद करने लग गए। बच्चा कैसे करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे सीखेगा? भाई आप भी तो पहले नहीं जानते थे ना, आप भी पहले मोहताज थे, आपने भी सीखा। तो इसलिए बच्चों के लिए सारे काम आप खुद ना करें, उन्हें खुद कफील बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें खुद काम करने वाला बनाएं। इससे सलाहियतें उभरेंगी, वो बेहतर बनेंगे, काम करने वाले बनेंगे, अच्छाई करने वाले बनेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने वाले बनेंगे। तो बच्चों के लिए हर काम आप करके ना दें, बल्कि खुद उनमें काम करने की आदत डालें। अपना काम खुद कीजिए। कल स्कूल जाना है, अपना बैग निकालिए, कॉपीज निकालिए, शूज निकालिए, ड्रेस को अरेंज कीजिए, इतना रेडी कीजिए रात को कि सुबह उठें और आप बिल्कुल रेडी होकर स्कूल जा सकें। सुबह आपको ढूंढना ना पड़े, सामान तलाश ना करना पड़े। आने के बाद अपने सामान को अपनी जगहों पर रखिए, बिल्कुल मुनज्जम करके सिस्टमेटिक उसको जहां रखना है वहां पर रखिए। बच्चों से उनके काम करने की आदत डलवाएं, और ये आदत डलती है छोटी उम्र में, 11 साल के पहले पहले अगर आदत डाल दी तो इंशाल्लाह जवानी तक आपको तकलीफ नहीं आएगी। वरना होते हैं ना हमारे यहाँ बच्चे इतने बेफिक्रे होते हैं, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती, किसी काम की परवाह नहीं होती। उनके वालिद ने, खास तौर पर उनकी वालिदा ने मोहब्बत में उनके इतने काम किए कि अब बच्चा खुद काम करना नहीं चाहता, अपने काम नहीं करता, वो माँ का मोहताज, वो बाप का मोहताज बन जाता है कि जब तक वो मेरा काम ना करेंगे मैं काम नहीं कर सकता, मेरी ताकत ही नहीं है, मैं इसको मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, मैं परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इससे नुकसान किसका होता है? बच्चे का। तो डोंट डू एवरीथिंग फॉर देम। बच्चों के लिए सब काम ना करें, उन्हें खुद करने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। ठीक है, एक बार गलत करेगा, थोड़ा कम करेगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, अगली बार सही करेगा इंशाअल्लाह। पर आप बच्चों को इस चीज में न डालें कि वो आपके मोहताज बन जाएं। हमेशा हर कदम पर आप उनके साथ नहीं रहेंगे, आप हमेशा उनका साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों को यह आदत कभी ना डालें कि आप उनका काम करेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे, बल्कि बच्चों को इतना ज्यादा ताकतवर बना दें, इतना ज्यादा बासलाहियत बना दें कि वो अपना काम खुद करने वाले बन जाएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, लिसन टू योर चाइल्ड अटेंटिवली। बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। ये सब बात चल रही है 11 साल की उम्र तक के बच्चों की। बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। आपने देखा होगा अपने घरों में बच्चे जब छोटे होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है आपको बताने की, एक चाहत होती है, लालसा होती है
कि वो अपनी हर बात आपको बताना चाहते हैं। बड़े होने के बाद नहीं बताते, छोटे में बताते हैं। देखो देखो अब्बू ये हो रहा है, अम्मी देखिए ऐसा हो रहा है, अम्मी मैं आपसे बात करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या होता है, अपनी मसरूफियत में इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं कि हम उस टाइम कहते हैं बाद में बताना, बाद में बताना। आप एक मिसाल याद रखें, बच्चों का मिजाज रेनबो की तरह होता है। जैसे आसमान पर जब बारिश और धूप के बीच का मौसम होता है, अचानक रेनबो निकलता है, उसकी बड़ी खूबसूरती होती है, कई रंग उसमें होते हैं, पर क्या वो हमेशा बाकी रहता है? कुछ लम्हों में खत्म हो जाता है। सेम वही मिजाज अल्लाह ताला ने बच्चों को दिया है, रेनबो की तरह। एक वक्त होता है उनका कि वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपने नहीं सुना, अगली बार वो आपको बताएगा भी नहीं, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा, वो अपना कुछ शेयर नहीं करना चाहेगा। तो जब बच्चा आपके सामने कोई बात कर रहा हो, चाहे वो आपकी नजर में बात फिजूल हो, उसकी बात को सुनने की कोशिश करें, बिल्कुल ध्यान से, अटेंशन देकर, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मेरी बात में कुछ ना कुछ है, मेरे वालिद साहब मेरी बात सुनते हैं, मेरी वालदा मेरी बात सुनते हैं, मेरे बड़े भाई मेरी बड़ी बहन मेरी बात सुनते हैं। पर हम लोग इतना अवॉइड करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं। एक वक्त आता है कि बच्चा किसी से बात ही नहीं करना चाहता, रिजर्व नेचर का हो जाता है, अकेले जिंदगी गुजारता है। तो इसलिए बच्चे की बातों को बड़ी ध्यान से सुने, उसे वक्त दे, उसकी बातों को सुने, चाहे वो गलत बोले, सही बोले, फिजूल की बात करे, तब भी आप उसे वक्त दे, बच्चे की बात को ध्यान से सुने, जब आया है तब सुने। वरना होता है कि बच्चे ने बोलना शुरू किया, हमने बोला बाद में आना, बाद में बात करना, अभी ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। ठीक है, आप मसरूफ है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, एक बार वो मुतमईन हो जाए, चले जाए, फिर अपना काम कर लीजिए। लेकिन बच्चों को अगर आप बार बार इग्नोर करेंगे ना, उनमें एक जज्बा पैदा हो जाता है, नफरत का जज्बा आ जाता है, दूरी का जज्बा आ जाता है, और यह तरबियत औलाद में बहुत बड़ा एक दखल आप देने वाली चीज है, बहुत बड़ा नुकसान डालने वाली चीज है। अगर आप अपने बच्चे के दरमियान और अपने दरमियान गैप बना लें, दूरी बना लें, उसे कभी ना आने दें, और आने के जो ये जरिए हैं उन्हें कभी भी अपनी तरबियत में बीच में रोड़ा मत बनने दीजिए, वरना ये आपकी तरबियत, आपकी मेहनत को किसी भी सूरत में कामयाब कभी ना होने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, लेट द चाइल्ड मेक मिस्टेक्स। बच्चे को गलतियां भी करने दें, बच्चे को गलती भी करने दें। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो सही करेगा, गलत भी कर रहा है ना, करने दो, थोड़ा गलती भी करने दो, थोड़ा गलत भी करने दो। कई बार होता है हमारे यहाँ बिल्कुल हिटलर शाही वाला माहौल बना दिया जाता है, ये तो होना ही नहीं घर में, ये तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो भी बच्चे की सलाहियत है ना, कभी अच्छा करेगा, कभी बुरा करेगा, कभी थोड़ा गलती भी करेगा, कुछ तोड़ फोड़ भी देगा, थोड़ा बहुत चलता है, बच्चे की आदत होती है, उससे वो डेवलप होता है, न जाने कितनी चीजें वो सीखता है। तो कभी कभी बच्चों को गलती भी करने देना चाहिए, वो गलतियां भी उनकी जिंदगी है, वो गलतियां उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है, तजुर्बा बन जाता है। इसलिए बच्चे को हमेशा टोकने के बजाय कभी उसे थोड़ी गलतियां करने भी देना चाहिए, ताकि आप जब वो गलती करे तब उस गलती को सुधारें, बताएं इस गलती का नुकसान क्या है, इस गलती से क्या हो सकता था। लेकिन अगर आप इतना शदीद माहौल बना लेंगे तो उसमें फिर वो गलतियों के इम्कानात ही नहीं बचेंगे, बाहर जाकर वो गलतियां करेगा, बाहर वो सारे गलत काम करेगा। इसलिए अगर वो कोई गलत चीज कर भी रहा है, कभी कभी गलत भी करने दें, ताकि आप उसको सही और गलत का फर्क बता सकें। आप एक बात बताइए, अगर आप सिर्फ सही सही की बात करेंगे तो गलत वो कैसे जानेगा, कैसे उसे पता चलेगा, दोनों के दरमियान वो कंपेयर कैसे कर पाएगा? तभी कर पाएगा जब आप उसे अच्छाई और बुराई दोनों प्रैक्टिकली बता पाए। तो इसलिए कभी कभी बच्चों को गलती भी करने देना चाहिए, उससे कोई हरज वाली बात नहीं होती है। नंबर 11, मेक टेलिंग ट्रूथ इजी। सच बोलना बच्चों के लिए आसान बनाइए, सच बोलने को आसान बना दीजिए। यह सबसे मुश्किल मरहला होता है। हम जैसे ही बच्चे ने सच बोला, अब्बू मुझसे ये हो गया, अम्मी मुझसे ये हो गया, वहीं धुनाई शुरू, इतना मारना, इतना पीटना, इतना बेइज्जत करना कि अगली बार वो सच नहीं बोलता, झूठ बोलने वाला बन जाता है। सच को आसान कीजिए, सच बोल रहा है ना, इकरार कर रहा है ना, गलत बता रहा है ना, थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, ताकि वो अगली बार भी सच बोल पाए, अगली बार भी सच के साथ आपके सामने आए, अगली बार भी सच के साथ वो अपनी गलतियां बता सके। तो उसके लिए सच को आसान कीजिए, उसे सच बोलने वाला बनाइए, सच्चाई की तरफ आने वाला बनाइए। सच्चाई उसके लिए इतनी ज्यादा आसान कर दीजिए कि उसे लगे कि हाँ मैं सच बोलूंगा, मेरे वालिदैन मेरा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलूंगा। वरना क्या होगा, वो अंदर ही घुटेगा घुटेगा घुटेगा, और एक वक्त आएगा या तो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। सच को आसान बनाइए,
सच बोलने को आसान बनाइए, सच्चाई की फिजा बनाइए। बेटा सच बताओ, कोई बात नहीं, जो भी होगा मिलकर हल करेंगे, पर आप सच बोलो, आपको झूठ नहीं बोलना है। और इसके लिए चाहें तो आप कुरान का सहारा ले सकते हैं, हदीसों का सहारा ले सकते हैं। हदीसों में बेशुमार जगह सच की फजीलतें बताई गई हैं। कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने सादिकीन, सच्चों की तारीफ की है। अल्लाह ताला सच्चों को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों से नाराज होता है, झूठ बोलने वालों को अल्लाह ने जहन्नमी बनाया है। तो आप सच की फजीलतें बताएं, और जब वो सच बोले तब एक्सेप्ट करें, कबूल करें, अपने आप पर, अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, ताकि वो आपके सामने सच बोल सके, सच्चाई वाली बात कर सके, हक बता सके, सच बता सके। वरना होगा क्या, एक बार अगर आपने सजा दे दी, आगे वो झूठ का आदी बन जाएगा, झूठ का सहारा लेगा, झूठ को अपनी जिंदगी बनाएगा, आपके सामने कभी सच नहीं बोलेगा। इसलिए सच बोलने को बच्चे के लिए आसान बनाना चाहिए, ना कि उसके लिए झूठ को आसान बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, कंपेयरिंग एंड क्रिटिसिज्म। ये सबसे मुश्किल चीज है। बच्चों को बराबरी किसी की करवाना या छोटा साबित करना, बराबरी करवाना या छोटा साबित करना, ये एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे यहां बहुत सारे पेरेंट्स में होती है। हमेशा अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे। अरे उनके लड़के को देखा है, उनकी लड़की को देखा है, वो कैसी है देखा है। कंपेयर करने का अपना एक तरीका होता है, वक्त होता है, हमेशा कंपेयर नहीं किया जाता। या बच्चे को छोटा साबित करते हैं, तू तो ऐसा है, देख वो कैसा है, तेरा बड़ा भाई कैसा है, तेरी बड़ी बहन कैसी है। हमेशा या तो उसे क्रिटिसाइज करेंगे या कंपेयर करेंगे, और इसका नतीजा यह होगा कि बच्चा इंतहाई ज्यादा टेंशन में चले जाता है। मैं इसके नुकसान बताता हूं कि कंपेयर करने के हमेशा या क्रिटिसाइज करने के बच्चे को क्या नुकसान होते हैं। या तो बराबरी किसी से उसकी करवाना या बच्चे को छोटा साबित करना। इसके नुकसानात क्या हैं, मैं आपको कुछ नुकसानात बताता हूं, वो आप अपने बच्चे में महसूस कर सकते हैं कि हां ये नुकसान मैंने अपने बच्चे में देखे हैं, हां ये नुकसान मैंने होते हुए देखे हैं। इसलिए कभी भी कोशिश करें बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करें या क्रिटिसाइज ना करें, छोटा साबित ना करें। ठीक है, जहां तुम हो अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने स्कोरिंग को बेहतर बनाओ, अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाओ, अपने नतीजों को बेहतर बनाओ, अपने काम को बेहतर बनाओ। पर उसे छोटा साबित ना करें कि आपका बड़ा भाई ऐसा करता है, आपके छोटे भाई ऐसे करते हैं, आपकी बहन ऐसी करती है, आपके चाचा का बेटा ऐसा करता है, आपका दोस्त ऐसा करता है। आप कंटिन्यू जब कंपेयर करेंगे उसके नुकसानात क्या होते हैं, आप यहां अलग से लिखें इसी पॉइंट में कि कंपेयर करने और क्रिटिसाइज करने के नुकसान क्या होते हैं जो बच्चे में डेवलप होते हैं, बच्चे में नजर आते हैं। वो कुछ नुकसानात मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिक्र, सोच। बच्चा कई मरतबा इस वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में आ जाता है, गम और फिक्र में आ जाता है कि नहीं नहीं साहब, अपन तो उसकी बराबरी कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके बराबर अपन नहीं है, बहुत छोटे हैं उससे, बहुत नीचे हैं उससे, उसके बराबर तो जा ही नहीं सकते। नतीजा क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा, डिप्रेशन में आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा। किस वजह से, जब हम बच्चे को बराबर कंपेयर करेंगे किसी और से। तो इसका पहला नुकसान स्ट्रेस, डिप्रेशन। दूसरा नुकसान लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा कमजोर हो जाता है। जबकि बच्चे में कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी तो नई नई जिंदगी जी रहा है ना वो, उसको तो न जाने कितने तजुर्बे लेना है, उसको न जाने कितने इम्तिहानात देना है, न जाने कितने एग्जाम्स के बाद अपना गोल अचीव करना है, अपनी मंजिल तक जाना है। तो उस रास्ते में रुकावट होती है कंपेयरिंग। जब बार बार कंपेयर आप करते हैं ना, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, कोई सलाहियत नहीं मेरे अंदर, कोई ताकत कुव्वत नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं कर सकता मैं। नतीजा यह होगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। कैसे आगे बढ़ेगा वो, कैसे खुद को साबित करेगा वो, कैसे इस दुनिया के इम्तिहानात से वो लड़ेगा। चारों तरफ कंपटीशन मचा पड़ा है, कैसे वो आगे बढ़ेगा अगर आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देंगे। और आज हमारे यही होता है, बिल्कुल इतना ज्यादा कंपेयर करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बच्चे का। तीसरा नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा जो होता है, शाय अवे फ्रॉम सोशल सिचुएशन। बच्चा आम लोगों से दूर भागने लगता है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूं, बहुत छोटा हूं, गिरा हुआ हूं, कुछ नहीं आता, रिजल्ट खराब आता है, कुछ नहीं कर पाता हूं मैं, तो लोगों से दूर भागने लगता है। सोशल जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे दूर भागता है। शादी में नहीं जाएगा, प्रोग्राम में नहीं जाएगा, ताल्लुकात में नहीं जाएगा, रिश्तेदारी में नहीं जाएगा। आप जाओ आप जाओ आप जाओ। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि वहां भी मैं छोटा साबित हो जाऊंगा,
वहां पर भी तो वही सारी बातें चल रही होगी, वहां पर भी मेरे रिजल्ट का जिक्र आएगा, वहां पर भी मुझे छोटा कहा जाएगा। इस वजह से बच्चा सोशल लोगों से यानी आम लोगों से, ताल्लुकात, रिश्तेदारियों से, शादी ब्याह और प्रोग्राम से दूर भागने लगता है। ये होता है, महसूस कीजिए आप अपने बच्चों में। अगर आप ये अमल करते हैं ना, आपने ये नुकसान अपने घरों में भी देखा होगा। चौथा नुकसान, लापरवाह हो जाता है बच्चा। बिल्ड्स केयर फ्री एटीट्यूड, बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है बच्चा। जब मुझे बुरा बोल ही दिया है, मुझे छोटा साबित कर ही दिया है, चारों तरफ कंपैरिजन मुझसे करते ही हो, मुझे छोटा ही बताते हो, तो वो लापरवाह हो जाता है। फिर किसी चीज से उसे मतलब नहीं रहता, कोई काम नहीं करना चाहता वो आपके लिए। आगे बढ़ना, पास होना, नंबर लाना, कुछ नहीं, बेपरवाह हो जाता है बच्चा। ये नुकसान होता है बहुत ज्यादा किसी से कंपेयर करने से या क्रिटिसाइज करने से नुकसान होता है बच्चे को। एक और बड़ा अहम नुकसान होता है, उसकी अपनी काबिलियत और उसका जो हुनर है, टैलेंट है, वो दब जाता है। उसका टैलेंट दब जाता है। देखिए, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया है। किसी को बोलने की ताकत, किसी को लिखने की ताकत, किसी के नंबर अच्छे आते, किसी का दिमाग अच्छा चलता, कोई हाथ पैर अच्छे चलाता, किसी को हार्ड वर्क की आदत, किसी को स्मार्ट वर्क की आदत। अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से लोगों को बनाया है। और इसीलिए आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखिए, आपने हर मकाम पर अबू बकर सिद्दीक को इस्तेमाल नहीं किया, हर मकाम पर उमर इब्न खत्ताब को इस्तेमाल नहीं किया। राज छुपाने के लिए हुज़ैफा को चुना, नमाज पढ़ाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को चुना, खिलाफत के लिए अबू बकर सिद्दीक को चुना, जंग पर किससे भेजना है सिपह सालार अलग लोगों को बनाया, जासूसी के लिए किससे भेजना है उसके लिए अलग सहाबा को चुना। आप लोगों की सलाहियत और उनके हुनर के एतबार से उनसे काम लिया करते थे, हर जगह एक आदमी को नहीं डाला करते थे। लेकिन जब आप बार बार कंपेयर करते ना, अरे तुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, उसका जो असल हुनर है ना वो भी छुप जाता है। जो उसमें कुदरती टैलेंट मौजूद है, जो सलाहियत मौजूद है, बहुत कुछ कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, लेकिन आपके बार बार बोलने से उसका वो हुनर दब जाता है, हुनर खत्म हो जाता है। एक और छठा नुकसान होता है डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, माँ बाप से दूरी हो जाती है। माँ बाप को पसंद नहीं करता, फिर उसके बाद दूरी हो जाती है, एक दूरी मेंटेन हो जाती है, पसंद नहीं करता वो उनको, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उनसे, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। और एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। सातवां और आखिरी नुकसान, सिबलिंग्स राइवलरी, जो आपस में उसके सगे भाई बहन है ना, उनका भी वो दुश्मन हो जाता है। जैसे एक भाई से आप दूसरे भाई का कंपेयर कर रहे हैं, तेरे बड़े भाई को देखा है कितनी पढ़ाई करता है, कैसे रहता है, वो अकेले में इसका दुश्मन हो जाता है। बार 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 जब आप किसी से उसकी मिसाल देते हैं ना, किसी के सामने उसे छोटा साबित करते हैं ना, फिर वो उसे दुश्मन मानने लग जाता है। वो उससे बात ही नहीं करेगा ढंग से, ताल्लुकात ही नहीं रखेगा, नुकसान करेगा बल्कि उसका, अरे इसके जैसा बोलते हैं मुझे, इसमें क्या है, इसमें कौन सी सलाहियत, वो उसको इज्जत देना छोड़ देगा। सिबलिंग्स के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं ज्यादा कंपेयर करने से। और ये सारे नुकसान अगर आप गौर करेंगे ना, आपको खुद अपने घर में, अपने आसपास महसूस होंगे। अगर आपके अमल में ये चीजें पाई जाती होंगी तो क्रिटिसाइज करने से क्या नुकसान होते हैं, तकरीबन 7 बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो मैंने आपके सामने रखी। पॉइंट नंबर 13, प्रेजिंग देयर वर्क, उनके काम की तारीफ करें। छोटा जो बच्चा होता है ना, 11 साल 12 साल तक का, वो चाहता है उसके काम की तारीफ की जाए। अरे ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया, ये कपड़े तो आपने बहुत अच्छे जमाए, बैग तो आपने बहुत अच्छा अरेंज किया, शूज तो आपने बहुत अच्छे से रखे हैं, आपने, वो आए थे अंकल उनको सलाम किया, बहुत अच्छा काम किया। तारीफ करें उनके काम की, तारीफ की जाए, हमेशा बुराई नहीं, तारीफ से भी काम लेना पड़ेगा, तारीफ को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्रेजिंग करना पड़ेगी, तारीफ करना पड़ेगी। उससे बच्चा आगे बढ़ता है, सलाहियत बढ़ती है, काम का जज्बा बढ़ता है, अच्छाई की तरफ बच्चा और ज्यादा माइल होता है, अट्रैक्ट होता है जब आप बच्चे की तारीफ करते हैं। लेकिन तारीफ में भी कुछ उसूलों को समझना चाहिए कि तारीफ कैसे की जाए, तारीफ करने का तरीका क्या हो, कुछ चीजें आप इसमें भी अपने जहन में रखते हुए चलें। नंबर 1, बी स्पेसिफिक व्हेन प्रेजिंग, किस चीज की तारीफ कर रहे हैं उसे भी बयान करें। ऐसे नहीं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, नहीं, हमारा बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, जो पर्टिकुलर जो चीज है, जो तारीफ की वाली चीज है ना, उसको स्पेशली बयान करें। जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं उसे अलग से बयान करें, ताकि बच्चा उस काबिलियत में और ज्यादा मेहनत करे। सिर्फ आप इतना बोल देंगे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसे पता ही नहीं चलेगा अच्छा किस में है, मेरे अब्बा को क्या अच्छा लगा मुझ में, मेरी अम्मी को क्या लगा अच्छा मुझ में। वो अच्छा जो लगा वो उसे अलग से बताओ, ताकि वो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करे। नंबर 2, प्रेज द एफर्ट्स नॉट ओनली रिजल्ट्स।
इस पूरे रास्ते में जो उसने एफर्ट्स लगाए, कोशिशें की हैं, उनकी भी तारीफ करें, सिर्फ नतीजे की तारीफ ना करें। अरे आप रेस में जीत गए, माशाअल्लाह, आप साइकिल रेस में जीत गए, माशाअल्लाह, आप फर्स्ट आ गए, माशाअल्लाह, सिर्फ इसकी तारीफ नहीं करें। अरे आपने साल भर बड़ी मेहनत की थी, आपने बड़ा खुद को तैयार किया था, बड़ी रातें जागे थे, बड़ा दिन लगाया था, यानी जो उसने मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, उनकी भी तारीफ की जाए, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स की तारीफ की जाए। अरे आप फर्स्ट आ गए, फर्स्ट आ गए, नहीं, आप ऐसे फर्स्ट आए, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी जुस्तजू की, आपने रातों को मेहनत की, आप ट्यूशंस पढ़ने के लिए गए, आपने घर पे वक्त लगाया, उन कामों की, उन कोशिशों की भी तारीफ की जाए, ताकि उन कोशिशों को वो और ज्यादा आगे बढ़ा सके। नंबर 3, प्रेज एंड करेक्शन शेल बी सेपरेट टाइम जोन। तारीफ और कमी अलग अलग वक्त पर बयान करें। कई बार क्या होता है, तारीफ भी वहीं कर देते हैं, वहीं उसकी बुराई भी कर देते हैं, तो तारीफ को एंजॉय नहीं कर पाता बच्चा। अभी तो तारीफ की, फर्स्ट आया, फिर साथ ही में बुराई भी कर दी। अब देखना, आगे ऐसा नहीं करना, पढ़ाई छोड़ देना, आगे ऐसा नहीं करना कि तू ऐसा ऐसा करने लग जाना। उसे एंजॉय तो करने दो तारीफ को, जो आपने उसकी भलाई बताई उसे एंजॉय तो करने दो। वहीं पर तारीफ, वहीं पर बुराई, एक टाइम पर दोनों चीज नहीं होना चाहिए। एक वक्त तारीफ का होता है, एक वक्त बुराई का होता है। ठीक है, कभी बुराई भी बताना पड़ती है, कमियां भी बताना पड़ती है, पर सेपरेट तो करो, दोनों को अलग अलग तो करो। एक ही वक्त में दोनों काम अगर आप करेंगे तो दोनों खराब हो जाएंगे, ना तारीफ एंजॉय करेगा, ना बुराई पे ध्यान दे पाएगा। इसलिए दोनों का टाइम अलग होना चाहिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट, प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। तारीफ लोगों में करें, सुधार अकेले में करें। यह भी एक बहुत अहम चीज है। महफिलों में धोना शुरू कर देते लोग, हमारे मारना, पीटना, गालियां देना, चिल्लाना। हमेशा सुधारना अकेले में चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अकेले में जो बात होती है ना, उसका असर होता है, असर होता है, समझता है। लेकिन जब पब्लिक में कोई काम किया जाएगा ना, तो बच्चा कभी उसको नहीं समझेगा, बल्कि वो उसको अपनी अनानियत पर ले लेगा, सेल्फ जो उसका रिस्पेक्ट है उस पर ले लेगा। फिर क्या होता है, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, उसके अंदर न जाने कैसा तकब्बुर आ जाता है। कर लिया ना जो करना है अब आपको, अब मैं दिखाऊंगा क्या करना है मुझे। पब्लिक में उसे करेक्ट ना करें, उसे पर्सनल अकेले में ले जाकर, प्राइवेट में ले जाकर उसे करेक्ट करें, सही करें, दुरुस्त करें, तो इंशाल्लाह बच्चा सुधरेगा, बेहतर बनेगा। ये वो उसूल हैं जो आज की तरबियत के बुनियादी उसूल हैं, इनको समझना पड़ेगा, वरना आप बच्चे की तरबियत को नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से अपने बच्चे को बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। इन तरबियत के उसूलों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, मेक चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अपने फैसलों में बच्चों को भी शामिल करें। ठीक है, उनके फैसले जरूरी नहीं कि उनकी हर राय आप लें, उनकी हर राय को कबूल करें, पर बैठाएं। जब बच्चा लग रहा है एक लेवल पर आ रहा है, तो अपने फैसलों में बच्चों को भी शामिल करें। बेटा अपना इरादा है कि ये गाड़ी लेना है, अपना इरादा है ये घर लेना है, इरादा कर रहे हैं कि अपन अब ऐसा ऐसा काम करेंगे। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो कोई आपको फैसला थोड़ी बता देगा, उसकी राय के मुताबिक तो आपको अमल नहीं कर पाएंगे ना आप, लेकिन उससे अपनी अहमियत का एहसास होगा कि मेरे अब्बा की नज़र में मेरी अहमियत क्या है, मेरी अम्मी की नज़र में मेरी अहमियत क्या है, कितना अहमियत वाला मुझे माना जाता है। लेकिन जब बच्चे को कहीं और से पता चले, अरे ये हो गया, अरे वो काम हो गया, अरे ये घर खरीद लिया, वो चीज़ ले ली, तो बच्चे का बिल्कुल एक अलग सा रिस्पॉन्स आता है, क्या है अपने को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। डिसीजन मेकिंग, फैसले करने में बच्चों को शामिल करें। जब एक लेवल पर वो आ जाएं, आपके सपोर्ट में वो आ जाएं, आपके साथ में वो आ जाएं, तो उन्हें अपने फैसलों में शामिल करें, ताकि उन्हें अपनी अहमियत, अलग से अपनी इंपॉर्टेंस पता चले कि हाँ मैं इस घर का एक फर्द हूं, मैं इस घर का एक हिस्सा हूं, मैं इस घर का एक ऐसा हिस्सा हूं जो घर के हर काम में शामिल है। उन्हें अपने डिसीजन में शामिल करें, फैसलों में शामिल करें। इससे बच्चे की तरबियत पर बड़ा पॉजिटिव असर आता है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 15, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अपने ख्वाब सच्चे करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल ना करें। हमारे यहां पर ख्वाब बनाए जाते हैं माँ बाप की तरफ से, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो फलां। ठीक है, हर माँ बाप ख्वाब देखते हैं, पर ख्वाब देखने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को फोर्स करना शुरू कर दो। हर बच्चा हर फील्ड के लिए नहीं बना होता है। आपने सोचा कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, उसका इंटरेस्ट है क्या साइंस पढ़ने में, बायो पढ़ने में? नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, उसकी फील्ड उसे समझने दीजिए ना,
उसे खुद चूज करने दीजिए ना। ठीक है, माँ बाप यहाँ अच्छा मशवरा दे रहे हैं, बेहतर सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कई माँ बाप ये बोलते हैं इन चीजों के जवाब में, क्या हम उसका बुरा सोच रहे हैं क्या? अरे बुरा नहीं सोच रहे हैं, पर वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या सलाहियत है वो भी तो देखो। हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, हर इंसान बिजनेसमैन नहीं बन सकता। कोई बिजनेस में फेल होता है, नौकरी में कामयाब होता है, कोई नौकरी में फेल होता है, बिजनेस में कामयाब होता है। हर फील्ड का अलग अलग इंसान होता है। अब आपने अपना ख्वाब बनाया, ख्वाब को लाकर थोप दिया बच्चे पर, अब वो चले ना चले उसी ख्वाब पर उसको चलना है, बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो जाकर फील्ड में फेल हो जाए, कोई काम का ना रहे, 15-20 साल पढ़े पर बेकार हो जाए। ऐसे हम न जाने कितनी सलाहियतों को बर्बाद करते हैं। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बच्चों को फोर्स ना करें, थोड़ा उन्हें वक्त दें, थोड़ा उनसे भी पूछें, उनसे भी जानें उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उन्हें मज़ा आता है, कौन सी पढ़ाई उन्हें अच्छी लगती है, कौन सी फील्ड उन्हें अच्छी लगती है। ज़रा चॉइसेस तो दें। एक सपना बनाया, लाकर उसके सर पे डाल दिया। अरे बच्चे पैदा होने के पहले बोलते हैं हमारे यहाँ तो लड़का या लड़की जो भी होगा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, फला होगा, फला होगा। उससे तो समझने दीजिए उसका क्या फैसला है, वो क्या पसंद करता है, उसका क्या शौक है, उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यह भी तरबियत की राह में बहुत बड़ा रुकावट का सबब बन जाता है। नंबर 16, एग्जाम मार्क्स। सबसे अहम जो ये बड़ा अहम नुक्ता है, एग्जाम मार्क्स इज नॉट अ स्केल ऑफ मेजरिंग योर चाइल्ड पर्सनालिटी। एग्जाम या इम्तिहान में आए हुए नंबरात आपके बच्चे की सलाहियत चेक करने का पैमाना नहीं है। ये हमारे यहां बहुत ज्यादा होता है और आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मार्क्स कैसे लाते हो, क्या रैंक लाते हो, कितनी रैंक है आपकी, कितने नंबर और परसेंटेज है आपके। ठीक है, आप उन्हें फोर्स करें, मेहनत करें, ट्यूशन्स लगाएं, घर में पढ़ाएं, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी चीज़, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नंबर ही उसकी सलाहियत की पहचान है। अगर फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ तो ही वो अच्छा है, वरना बुरा है, ऐसा ज़रूरी नहीं। और इसकी तो ढेरों मिसालें हैं। फेल होने वाले लोग आज कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब नौकरी कर रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी जी रहे हैं। और टॉप पर आने वाले बिल्कुल एकदम गोल्ड मेडलिस्ट परेशान है, 10-20 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं। और उनके नीचे रहने वाले आज करोड़ों के कारोबार चला रहे हैं। एग्जाम मार्क्स जो होते हैं ना, वो पर्सनालिटी चेक करने का पैमाना नहीं होता है, जरिया नहीं होता है। अल्लाह ताला किस तरीके से, किस सलाहियत को कैसे इस्तेमाल करे वो अल्लाह जानता है और बंदा मेहनत करता है। तो एग्जाम मार्क्स को उसकी पर्सनालिटी चेकिंग का मेजरमेंट ना बना दे, तराजू ना बना दे कि अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो कामयाब, सेकेंड डिवीज़न है तो नाकाम, थर्ड है तो बेकार, बात ही नहीं करना चाहिए इससे। ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, उसे मेहनत करने का मौका दें, अच्छा बनने का मौका दें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दूसरी सलाहियतों को ना देखें, दूसरी अच्छाई को ना देखें। ठीक है, आपके एक बार परसेंट कम आए, अगली बार मेहनत करना, अगली बार और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाना, अगली बार अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना। अगर मौका देंगे ना, वो करेगा इंशाअल्लाह, वो लाएगा अच्छे नंबरात, वो बनाएगा खुद को बेहतर। लेकिन अगर आप पहले से उसके सामने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर देंगे, इस बार तो फर्स्ट आना पड़ेगा, वही सब कुछ है, फर्स्ट डिवीज़न तो सब कुछ, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। वो इतना टेंशन में आ जाता है कि जो सेकंड ला भी सकता था वो भी नहीं लाता, बल्कि थर्ड पे चला जाता है। बच्चे को ये बताएं कि मेजरमेंट, ये मेजरमेंट जो है ना उसकी ज़िंदगी नहीं है, ये कामयाबी का उसूल नहीं है, ये कामयाबी का जरिया नहीं है। कामयाबी उसकी सलाहियत की बुनियाद पर मिलती है। उसे सलाहियत बढ़ाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके, बेहतर इंसान के रूप में अपने आप को डेवलप करके समाज और माशरे के सामने पेश कर सके। ये कुछ बुनियादी पॉइंट्स थे जो ख़ास तौर पर टॉडलर्स और मिड स्कूलर्स जो होते हैं, 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए काम आ सकते थे। अब एक आखिरी टॉपिक हमारा बचा है, टीनेजर, जो सबसे अहम वक्त होता है तरबियत का, मेहनत का। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं उसे आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सबसे कीमती सरमाया जो तूने हमें औलाद की शक्ल में दिया है, इनकी हिफाजत करने की तो हमें तौफीक अता फरमा दे, इनको संभालने की तौफीक अता फरमा दे, इन्हें बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा दे। इन बच्चों को हमें नेक, साले और इस समाज और माशरे में बेहतर इंसान के तौर पर सामने लाने की तो हमें तौफीक अता फरमा दे। हमारे बच्चों की इस दौर में जो फितने चल रहे हैं उन तमाम फितनों से हिफाजत फरमा ले। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चे को हर शर से महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला हम जो ये क्लासेस करते हैं, अल्लाह ताला तू इसे कबूल फरमा ले, इसमें जो की गई मेहनतें इसे कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।